दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना होगा। हाँ जी दोस्तों, और सभी को देखना होगा कि आखिर सेना या सैनिकों के साथ आजकल क्या किया जा रहा है। सीधा सीधा आपने जंतर मंतर से देखा होगा, वहां पर सेना और सैनिकों को गाली दी जा रही है। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की शूट। हाँ जी दोस्तों, और अभी एक मामला इतना बड़ा संज्ञान में आया है, यानी लद्दाख के अंदर जहां पर सेना ने बैरिकेटिंग किया था कि आगे रोड खराब है, यानी वहां पर पर्यटकों के लिए यानी कोई न कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है या और कोई मुसीबत हो सकती है। लगातार बारिश हो रही है और वहां पर एक जैन जी के नाम पर महिला किस तरह सेना को नॉनसेंस कहती है कि आप हमारे टैक्सेस से आपको सैलरी मिल रही है। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर ताला लगा। और सेना का अधिकारी हाथ जोड़कर खड़ा है, एक कर्नल रैंक कमांडिंग अफसर जिसको टाइगर कहते हैं। और जब ऐसा मामला सोशल मीडिया पे आता है तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। यहां तक कि सेना के जनरल वीके सिंह साहब ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि सैनिकों के साथ इस तरह की अभद्रता अब स्वीकार नहीं। सैनिक खुद टैक्स देते हैं, सैनिक किसी के टैक्स पर मेहरबान नहीं। यदि आप टैक्स देते हो तो 24 घंटे आपकी सेवा करते हैं। यदि सैनिक हैं तो आप जिंदा हो, यदि सैनिक बॉर्डर पर खड़े हो तो आप अय्यासी कर रहे हो, आराम कर रहे हो। और सैनिक अपना बलिदान यहां तक देता है कि अपनी वो जान दे देता है। पहले तो जय हिंद अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम इन लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK के आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज मानती हूँ। प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो। लेकिन और हकीकत बात करूंगा, आप इंतजार कर रहे हो क्या 8वें वेतन आयोग, क्या उसका DA बढ़ना, क्या उसकी पे बढ़ना, क्या उसके अलाउंसेस बढ़ना। कभी सैनिक एजिटेशन करता है? क्या सैनिक कभी हड़ताल करता है? क्या सरकार के ऊपर दबाव बनाता है? नहीं बनाता। तो फिर कौन है आखिर जो सेना के भविष्य का यानी भविष्य के लिए निर्णय लेते हैं? और अभी 8वां वेतन आयोग 10 साल बाद आता है। क्या सेना इसके लिए कोई पहल कर रही है? बिल्कुल पहल नहीं कर रही है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि हम सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाते, हम सरकार का सहयोग करते हैं, हम मुंह बंद करके सरकार का आदेश मानते हैं और उस आदेश के लिए अपने जीवन को भी दांव पे लगा देते हैं। तो दोस्तों, आप लगातार आपने जंतर मंतर पर देखा होगा, पुलिस द्वारा सैनिकों को प्रताड़ित करना, इंडिविजुअल सैनिक को प्रताड़ित करना, वहां तक बात सही है। अब तो ऐसा है कि ड्यूटी पर आपने राष्ट्रीय राइफल का मामला देखा होगा, वहां पर पुलिस ने लगभग 1 मेजर और 30 लोगों के खिलाफ FIR की। अभी उत्तराखंड में लगभग 1 मेजर 16 जवानों के खिलाफ FIR की, और वो वर्दी में थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और ड्यूटी में कहीं ना कहीं मनभेद या कोई ना कोई चीज हो जाती है, उसको लेकर पुलिस भी उन्हें नीचा दिखाती है, प्रताड़ित करती है और दोस्तों परेशानी उनके सामने खड़ा करती है। क्या सैनिक किसी के सामने परेशानी खड़ा करता है? हम तो आपकी परेशानियां दूर करने के लिए अपनी जान लगा देते। चाहे आप अमरनाथ यात्रा पे जाइए, चाहे आप पर्यटक बन के जाइए, वहां हम आपके साथ 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन से। तो दोस्तों, ऐसे सैनिक, ऐसे भारतीय सैनिक हैं जो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने हक के लिए नहीं बोलते हैं। और उसी हक की बात करूंगा, और सबसे बड़ा हक
और बड़ी बात चली कि 8वें वेतन आयोग में सैनिकों को क्या मिलेगा। क्या सैनिक अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे? क्या सैनिक के लिए उनके अधिकारी उस टेबल पर बैठेंगे वेतन आयोग के सामने? तो नहीं, नहीं और नहीं। सैनिकों को कितनी सैलरी मिलेगी सैनिक डिसाइड नहीं करता। उसको कितनी पेंशन मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेगा, क्या खाना मिलेगा, सैनिक कोई भी डिमांड नहीं करता। जो सरकार देती है और उसको स्वीकार कर लेता है या और इसके ऊपर उसका एक भी किसी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी नहीं आती हैं। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है और आपको यह डिसीजन लेना है। जरा इसके ऊपर जो लेख है मैं सीधी सीधी बात करूंगा, आपने अब सुनना होगा। जब सरहद की रक्षा करने वालों की आवाज न सुनी जाए तो मनोबल कहां से आएगा? मुद्दा क्या है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो चुका है, 1 जनवरी 2026 से लागू है। चिंता की बात है कि आयोग में तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक भी सीधा प्रतिनिधि नहीं है। 7वें वेतन आयोग में भी यही हुआ था। सेना ने आपत्ति जताई कि 3 सदस्यीय समिति बनी पर फैसला आईएएस लॉबी ने लिया, यानी ब्यूरोक्रेट्स हमारा फैसला लेते, हम नहीं लेते हैं। वन रैंक वन पेंशन की विसंगति हो, मिलिट्री सर्विस में भेदभाव हो, विकलांगता पेंशन पर टैक्स हो, एनएफयू की बात हो, 8वें वेतन आयोग में फिर वही कहानी, सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाना लाजमी है। आप समझ सकते हैं हमारे पे और हमारे अलाउंसेस के बारे में हमारे अधिकारियों को भी नहीं उसमें शामिल किया गया है। ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस अधिकारी हमारे भविष्य का फैसला लेते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं, आप बात कर सकते। सेना का प्रतिनिधि न होना, सेना की आवाज दबाना। फौजी की नौकरी अलग है साहब। एक बाबू यानी एक सिविलियन वो 5 घंटे या 10 घंटे की नौकरी करता है, एसी में बैठता है, लेकिन यहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रेगिस्तान में हम 24 घंटे 24x7 काम करते हैं। न शनिवार की छुट्टी, न हाफ डे, न रविवार, न फौज की दिवाली और न होली। और यहां पर बाबू 60 साल तक की नौकरी करता है सिविल कपड़ों में और हमें 17 साल में रिटायर्ड होना पड़ता है। और उस बाबू को ट्रांसफर में शहर मिलता है, अपनी फैमिली मिलती है और हमें फील्ड मिलती है, सीआई ऑप्स मिलता है। जब तक वर्दी वाला खुद टेबल पर नहीं बैठेगा तो वही दर्द वर्दी वाले का कौन समझेगा? आईएएस अफसर एमएसपी को क्या जाने, एनएफयू क्यों जरूरी है? उनको 24 घंटे की ड्यूटी नहीं है ना, तो उनको इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। प्रतिनिधि न होने का मतलब सेना की मांगें सुझाव बनकर रह जाती हैं, फैसला वही करते हैं। इन्होंने न फील्ड देखा है, न गोली देखी है, न दुश्मन देखा है, न बॉर्डर देखा है, न रात देखी है, न पेट्रोलिंग देखा है, न अम्बुश देखा है। तो दोस्तों हमारे भविष्य का फैसला वो बैठ करते हैं जो 6 घंटे एसी में बैठ करके अपने बच्चों के साथ सोते हैं, अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। पेंशन में कटौती, सीधा मनोबल पर प्रहार। दोस्तों पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, वन रैंक वन पेंशन में विसंगति दूर नहीं हुई, विकलांगता पेंशन में टैक्स लगा दिया, मिलिट्री सर्विस पे में डिस्क्रिमिनेशन किया है यानी, और अग्निवीर जैसा आप जानते हो, एनएफयू, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। बट सेना के कर्नल साहब यदि वो कर्नल रैंक में ही रिटायर्ड हैं, उनके बैचमेट आईएएस वो सचिव बन जाएगा। इन्हें एनएफयू के लिए भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इज्जत का सवाल है, ये कटौती नहीं तो क्या है? जब सुविधाएं कम होंगी 10 लाख की फौज में अच्छे लड़के क्यों आएंगे? मनोबल गिरेगा, पलायन बढ़ेगा। सरकार गंभीर क्यों नहीं है? 3 कड़वे सवाल। हमारे पास वोट बैंक नहीं है, यानी उन्होंने कहा हम कोई धरना नहीं करते, कोई प्रदर्शन नहीं करते, हम संस्कारी हैं, हम सरकार का हुक्म सर आंखों पर लेके चलते हैं। सरकार इसी का फायदा उठाती है, चुप्पी को कमजोरी न समझा जाए। बजट का बहाना, रक्षा बजट का जीडीपी का 1.9% यानी 1962 के बाद सबसे कम, पर सांसदों की सैलरी, पेंशन, भत्ते 3 बार बढ़ गए। फौजी के लिए पैसा नहीं है और वीआईपीओं के लिए खजाना खुला है। नतीजा क्या है? इतिहास गवाह है। 1962 की उन्होंने बात की, यानी जिस समय लोग पीटी सूट पहन करके सैचन में लड़ाई लड़े थे दोस्तों। अब उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग में तुरंत बदलाव किया जाए, तीनों सेनाओं में से एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक को शामिल करो, बिना वर्दी के वेतन तय नहीं होगा। सैन्य वेतन आयोग अलग से बने। उन्होंने कहा है कि सेना का वेतन अलग से आयोग बने और निर्धारण की प्रक्रिया अलग हो। वन रैंक वन पेंशन की विसंगति खत्म कर दी जाए। और पूर्व सैनिक, उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री खुद पूर्व सैनिक संगठनों से मिले, फाइलों में नहीं आमने सामने बात हो।
यानी ये सारी चीजें उन्होंने खुद कहा है। यानी आज फौजी चुप है, कल को तुम्हारा बेटा फौज में नहीं जाएगा। यानी उन्होंने कहा है कि देश के लिए जो हमारा समर्पण है, देश के लिए हमारा जो डेडिकेशन है, काम करने का तरीका है, वो शांति से है। लेकिन शांति या चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं होना चाहिए। आप हमारे 24/7 यानी 24 घंटे की नौकरी, इतना त्याग, बलिदान, संघर्ष को कमतर मत करिए। और ये उम्मीद की जा रही कि 8वें वेतन आयोग में सेना के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शायद वो हों, लेकिन अभी तक ऐसा एक भी मीटिंग नहीं हुई है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा फाइनेंशियल एक्सपर्ट की। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में जो क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से 8वें वेतन आयोग पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने फिजिकल डिफिसिट की बात की है कि सरकार के यानी अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं उससे प्रभावित हुई है। और उन्होंने कहा है कि यदि फिटमेंट फैक्टर हमसे पूछा जाए तो लगभग इस बार 2.86 की बात की कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर सीधा सीधा हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। तो दोस्तों ये थी अपडेट। धन्यवाद।